आज देखेंगे सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध। ये कब हुआ था और क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे और देखेंगे। तो सेकंड जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1803 से लेकर के 1805 के बीच में ये मराठा युद्ध हुआ था। और इसके कारण क्या क्या थे, तो इसके कारण पहला ये कारण था कि जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश कंपनी का एक तो आक्रामक रुख, क्योंकि वो साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या वो एक आक्रामक रुख अपनाने लग गई थी, तो ये कारण था। दूसरा ये था कि ब्रिटिश के निशाने पर थे मराठे थे। दूसरा ब्रिटिश के निशाने पर कौन थे, मराठे थे। और दूसरा ये, और फिर एक और कारण क्या था कि जो 18वीं सदी के आते थे क्या हुआ कि जो महत्वपूर्ण जो सरदार थे मराठों के, उनकी डेथ हो चुकी थी। जो परिसंघ था मराठों का वो भंग हो चुका था, मराठों का परिसंघ भंग हो गया था। और इसी का क्या हुआ, फ़ायदा उठाया ब्रिटिश ने, उठाना चाहता मराठे। और बीच में जो परिसंघ बने हुए थे उसमें आपस में क्या हो गया, मतभेद स्टार्ट होने शुरू हो गए थे। ठीक है, जो सिंधिया थे, सिंधिया और जो नए जो पेशवा बने थे बाजीराव प्रथम, सिंधिया के जो नए पेशवा कौन थे, बाजीराव प्रथम जो बने थे, पेशवा प्रथम बने थे, उनके साथ क्या था, निकटता प्राप्त की। ठीक है, और जो यशवंत राय थे, और होलकर ने पेशवा से क्या हो गए, ये अलग हो गए और लूटपाट मचाने लगे थे। और इसका तत्कालिक कारण देखें, तत्कालिक कारण में पहला ये था कि जो यशवंत राय उन्होंने क्या किया, पूना पर कब्जा कर लिया था। तो ये इस युद्ध के कारण, मराठा युद्ध होने के कारण थे। ठीक है, फिर संधि हुई थी, बेसिन की संधि। ये कब हुई थी, ये हुई थी 13 दिसंबर को 1802। तो इसमें क्या था, जो असाध्य जो पेशवा थे उन्होंने इसे संधि की थी। और इसमें प्रावधान क्या थे, प्रोविजन, इसमें ये प्रोविजन रखा गया था। इसमें कहा कि जो पूना में जो ब्रिटिश है, पूना में ब्रिटिश रेजिमेंट रहेगा, क्योंकि यशवंत राय ने पूना पे कब्जा कर लिया था। तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, अपनी जो आधिपत्य स्थापित करने, अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या कि भाई हमारा एक तो यहाँ पे रेजिमेंट रहेगा पूना में। और कहा कि और खर्चा इसका कौन उठाएगा, तो खर्चा हम पेशवा को देंगे, पेशवा उठाएगा खर्चा हमारी सेना का। ठीक है, और दूसरा था जो पेशवा सुरक्षा, वो ब्रिटिश पर थी। ठीक है, सुरक्षा यानी कि इसकी जो सुरक्षा का जो भार था वो क्या था, किसका था, ब्रिटिश ने कहा भाई खर्चा तुम उठाओ, जो हमारी सुरक्षा है उसका हम करेंगे। यानी कि जो विदेशी से जो भी जितने भी आक्रमण होंगे, जो बाहर के क्षेत्र के जो आक्रमण करेंगे तुम पे, उससे हम तुम्हें रक्षा देंगे। ठीक है, तुम हमारा खर्चा उठाओ, हम एक रेजिमेंट तुम्हारे पूना में स्थापित करेंगे। और इसमें क्या, पेशों में क्या हो गया, मतभेद हो गया था, किस के साथ, निजाम और दूसरा गायकवाड़ थे, उनके साथ हो गया। उनके बीच में जो मध्यस्थता कराई थी वो ब्रिटिश ने कराई थी। ब्रिटिश के अंदर क्या हुई थी, मध्यस्थता हुई थी। ठीक है, और फिर आता है आगे पॉइंट है इसमें। और आगे क्या होता है, मराठा हारने के और कारण क्या थे, मराठा क्या कर पाए थे, एक संयुक्त मराठा एक संकट के समय संयुक्त मोर्चा नहीं बना पाए थे। और सिंधिया और होलकर ने तो बना लिया था, लेकिन जो बदौरता के गायकवाड़ थे वो इससे अलग बात है। सिंधिया, इसमें क्या, सिंधिया प्लस होलकर तो साथ हो गए थे, लेकिन जो गायकवाड़ थे वो पृथक हो गए थे, एकजुटता नहीं बना पाए थे।
और ब्रिटिश ने 2 कमान बना रखी थी। ब्रिटिश ने इस युद्ध में ब्रिटिश ने 2 कमान बना रखी थी। कौन कौन सी थी? एक तो बना रखी उत्तरी कमान और दूसरी कमान बना रखी थी उन्होंने दक्षिण कमान। ठीक है, एक तो इन्होंने उत्तरी कमान बना रखी थी, दूसरी इन्होंने दक्षिण में कमान बना रखी थी ब्रिटिश ने। और जो दक्षिण कमान था वो वेलेस्ली के हाथों में थी, वेलेस्ली इसको हाथों में थी। ठीक है, और जो उत्तरी कमान थी वो थी लाल लेक के हाथों में। और फिर क्या हुआ, उसके बाद में इनके बीच में एक संधि हुई थी, देवगांव की संधि। इनके लिए देवगांव की संधि हुई थी सिंधिया से 1803 के बीच में यह संधि हुई थी। और दूसरे हुए थे सरजी अर्जन गांव की संधि, सरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी ये। ठीक है, और दूसरी तरफ इसमें जो पेशवा थे यशवंत राय और होलकर ने क्या किया, इस युद्ध को क्या रखा, जारी रखा था। 71 इन्होंने संधि नहीं की थी, इन्होंने युद्ध जारी रखा। 1805 में क्या किया, राजपुर घाट की संधि को युद्ध करके फिर 1805 में इस युद्ध को समाप्त किया था। राजपुर घाट की संधि से इस युद्ध को समाप्त किया था। और फिर आता है सहायक संधि। सहायक संधि में क्या था कि आरंभिक इसके बीच किसके बीच में हुई थी, ये इलाहाबाद के साथ मिलती है। ठीक है, अगर इनका आगे देखा जाए प्रशासनिक नीति में पहला है द्वैत शासन प्रणाली। ठीक है, तो इसमें क्या, ये जो इलाहाबाद की संधि के बाद में क्या हुआ कि क्लाइव लेके आया था इसको। इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने स्टार्ट की थी। क्या द्वैत शासन प्रणाली किसने स्टार्ट की थी? क्लाइव ने की थी। और लगभग 1765 में 1765 में क्या हुआ, कंपनी थी उसको क्या बंगाल की दीवानी दे दी गई। ठीक है, और इसे लागू करने के कारण क्या थे, कोई चीज़ होती है उसके कुछ कारण होते हैं, लागू क्यों किया जाता है, क्या रीज़न हुआ होगा, कुछ तो स्थितियाँ रही होगी तभी तो किया था। तो इसमें क्या था, कंपनी को डर था कि प्रत्यक्ष नियंत्रण से अगर हम प्रत्यक्ष नियंत्रण करेंगे, प्रत्यक्ष अगर हमने नियंत्रण किया तो हो सकता है हमारी तरफ क्या हो जाए, विद्रोह करते। तो ये कारण था। और दूसरा ये कारण था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्ट नहीं चाहती थी कंपनी, प्रत्यक्ष नियंत्रण डायरेक्ट नहीं चाहती थी। फिर आता है क्लाइव का पूरा, फिर दूसरा लाते हैं क्लाइव लेके आते हैं, द्वेष में फिर लाते हैं क्लाइव भूराशव सुधार। तो इसमें अधिकतम राशि करना था। और दूसरा क्या था, जो अधिकतम राशि करना था, जो राशि जो प्राप्त करना था, क्योंकि ब्रिटिश का ये काम था, मुख्य कारण था वो सब राशि लेने का जो राशि अधिक प्राप्त कर सके, ये कारण था। क्योंकि इससे व्यापक वृद्धि कर सके और अपने कंपनी का फ़ायदा उठा सके। मुद्दा यही था, भारत को लूट कर यहाँ का धन ब्रिटेन में भेजना। और फिर क्या था, जो अधिकार जो भारतीयों को दिए गए थे व्यवस्थित रूप से ढांचागत नहीं था। क्या था उसमें, करप्शन था, भ्रष्टाचार बढ़ गया था उसमें। ठीक है, और जो क्लाइव ने था बंगाल में, वो क्या हुआ इसमें लेके आए थे, तो बंगाल में क्या हुआ, अकाल, बंगाल में अकाल आया था। तो द्वैत शासन प्रणाली वहाँ पे क्या मनमानी बढ़ गई थी, क्योंकि मनमानी वहाँ कंपनी की क्या हो गई थी, बढ़ चुकी थी। किसानों का भूराशव था वो बढ़ा दिया था।
तो ये काम था, ठीक है। और 1770 में जब अकाल पड़ा था तो 1/3 जनसंख्या लगभग क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी, मर चुकी थी वहाँ पर, ठीक है। तो जब स्थितियाँ ऐसी हो गई थी तब भी उस समय क्या भूराशों में कमी नहीं की गई थी और मनमाने ढंग से कंपनियाँ अपना रोल कर रही थी, ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स आता है और 1772 में बंगाल में क्या होता है कि जो क्लाइव द्वैत शासन लेकर आए थे वो क्या हो जाता है, यहाँ आके समाप्त हो जाता है। क्लाइव का द्वैत शासन समाप्त हो जाता है, ओके। और इसके बाद क्या होता है, जो प्रशासनिक प्रत्यक्ष का रूप था वो कंट्रोल किया। बंगाल में जो प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल कर लेते, अप्रत्यक्ष था शुरुआत में, फिर बाद में क्या किया, यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद आता है इसके क्या उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य था कि अधिक राशि प्राप्त करना, अधिक राशि संग्रह करना था, ठीक है। और फिर इसमें सुधार, फिर इसमें क्या किया, सुधार किए गए थे। तो सुधार में 5 स्टेप थे, कौन कौन से थे, तो 5 स्थलों पे किया गया था। पहला था कलकत्ता, दूसरा था मुर्शिदाबाद, ठीक है। और फिर ढाका था, हो गया, हुगली हो गया, पटना हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या वसूल किया जाएगा, ठीक है। और फिर आता है भूराशो सुधार किया जाता है। फार्मिंग पद्धति जो ठेके पर जो नीलामी, इस समय क्या है कि भूराशो सुधार में क्या, भूराशो सुधार, इसमें जो फार्मिंग पद्धति थी, यानी कि जो ठेके पर जो मिलती थी, जमीन ठेके पर ली जाती थी, मतलब लीज पर जो मिलती थी, उसको क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया गया था इस टाइम से, ठीक है। इसको स्टार्ट कर दिया था। और न्याय व्यवस्था में सुधार किया गया था। न्याय व्यवस्था थी उसमें इम्प्रूवमेंट किए गए थे, जो पुरानी दिल्ली की थी उसमें चेंजिंग किया गया था। और इसमें क्या गया था कि इसे जिला स्तर पर किया गया था, जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर कितने थे, तो जिला स्तर पर 2 बनाए गए थे। एक तो दीवानी हो गया, दूसरी फौजदारी था, दीवानी और फौजदारी, ठीक है। तो दीवानी था उसमें क्या होता था कि डीएम के अधीन होती थी, डीएम जैसे हिंदुओं के लिए 4 हिंदू लॉ लेकर आए थे, मुसलमानों के लिए हिंदू लॉ वो मुसलमानों के लिए उनका अलग लॉ लेकर आए थे, न्याय स्थापित किया था। और जो फौजदारी थे मुक्ति के अधीन, ये काजिया जो फौजदारी थे ये काजी और मुक्ति के अधीन होते थे, ठीक है। और इसके बाद आता है कार्नवालिस। ये आता है 1787 से लेकर 1993 तक है, वाइस रहता है। इसने क्या किया कि न्याय व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए शक्ति का पृथक्करण करना, एक शक्ति का पृथक्करण मतलब कि शक्ति को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया था, विभाजित कर दिया गया था। 1793 में कार्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। कार्यपालिक शक्ति को इसे क्या कर दिया, कार्यपालिक शक्ति को पृथक कर दिया था, ठीक है। और फिर क्या जो कलेक्टर था, जो राष्ट्रीय संगठन अधिकार रहा था, जो कलेक्टर था राष्ट्र संग्रह का इसके पास राइट रहा था,
ठीक है। उसके कलेक्टर की शक्तियों को कम कर दिया गया था। न्यायिक व्यवस्था थी, मतलब कि पहले कलेक्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, तो बाद में क्या किया, कार्नवालिस आया, उसने खोल लिया और फिर इसने क्या किया, न्याय व्यवस्था को सही तरीके से सुचारू रूप से रहे, तो इसने शक्तियों को क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया। पहले कलेक्टर के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया, अब इसको एक राष्ट्र का अधिकार दे दिया, इसकी पावर को क्या कर दिया, कम कर दिया गया था, ठीक है। और मुस्लिमों के लिए क्या किया, विधि व्यवस्था पर जो आधारित है कुछ जो फौजदारी कानून थे, जिनके जो अधिक तो उसमें क्या किया, उनको जो मानवीय रूप से अधिक रूप से सशक्त बनाया था उसने, तो और आगे चलकर नए भाग के रूप में मतलब कि इनको जोड़ा गया था, ठीक है। फिर इसके बाद आता है जो वारेन हेस्टिंग्स और कार्नवालिस के सुधारों की स्थापित किया, जो मतलब कि जो विधि जो शासन व्यवस्था कैसी थी, यानी कि जो कार्नवालिस थे प्लस इसका अगर कंपेरिजन इसमें क्या किया था, तो इनके सबल पक्ष क्या थे, तो अगर देखेंगे इसके कुछ सबल पक्ष पर अगर नज़र मारें, क्या हुआ, न्याय व्यवस्था को उन्होंने सक्षम बनाया था, इसको न्याय व्यवस्था को विधि व्यवस्था को सक्षम और सबके लिए समान बनाया था दोनों ने, ये काम अच्छा था। अगर इसका निर्बल पक्ष देखें, निर्बल पक्ष में अगर देखा जाए तो न्याय व्यवस्था खर्चीली बहुत थी, यानी कि जो गरीब लोग थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे वकीलों के, जो मतलब उनकी बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे, ठीक है, तो ये कारण था। और एक निलंबनकारी था, यानी कि बहुत लंबा टाइम लग जाता था, ये निलंबनकारी थी, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता था, लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और आगे फिर क्या हुआ, ठीक है, ये इनका क्या थी, और आगे फिर आता है कार्नवालिस थे, वो लेकर आए थे स्थायी बंदोबस्त। क्या लेकर आए थे, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में क्या था, उन्होंने स्टार्ट किया था, तो भूराजस्व सुधार करने के लिए स्थायी बंदोबस्त लाया गया था। तो इसमें दो थे, कौन लाए थे, कार्नवालिस लाए थे स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। तो एक तो था जॉन शोर और दूसरा था जेम्स ग्रांट, इनकी मदद से ये लेकर आए थे। तो संरचना क्या थी, जो मध्यस्थ थे, यानी कि बिचौलिया थे, इन बिचौलियों को भूमि का स्वामी घोषित किया। सोच रहे होंगे कि भूमि का स्वामी घोषित क्यों किया गया था, तो भूमि का स्वामी इनको इसलिए घोषित किया गया था क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो इतने एक्सपर्ट नहीं थे, यानी कि जो ज़मीनी स्तर को लेकर के भी लोगों का बिहेवियर कैसा क्या है, तो यानी कि जो बिचौलिया थे, जो जमींदार थे, वो ज़्यादा एक्सपर्ट थे, और इसी कारण क्या हुआ, उनको बीच में रख दिया गया और उन्होंने कहा भाई आप पैसे वहाँ से जो कृषक वर्ग है उनसे कैश बेहतर से वहाँ से उठाओ और बाद में क्या हमको ला के दो, यानी कि जो कृषक वर्ग है उनके इनसे ये बिचौलिए हैं, यहाँ से पैसे लो, और जो कंपनी है यानी कि जो ब्रिटिश प्रशासन है उसको दो, यानी इससे फ़ायदा होगा उनको, ठीक है। और जो सामुदायिक संपत्ति थी जमींदारों की, जो निजी स्वामित्व में, उनको रख दिया जाना था। और जो सरकार और जो जमींदारों के बीच में क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ, सरकार प्लस जमींदार थे, उनके बीच में क्या 10/11 और 1/11 जो भाग था, यानी कि 1/10 भाग तो सरकार के पास जाता था, इसमें 1/11 भाग था उसको विभाजित किया जाता था। रकम सदा के लिए क्या थी, ये निश्चित करती थी, ये निश्चित थी, मतलब जैसे अगर उत्पादन अधिक हो गया तो किसानों को फ़ायदा होता था, क्योंकि एक निश्चित रकम देने के बाद जो बचता था वो फायदा होता था। अगर कम होता था
उत्पादन कम होता था। फिर इस स्थिति में क्या होता था कि जो किसान थे उनको क्या होता था, हानि होती थी उनको, तो कई बार अदा नहीं कर पाते थे स्थिति में। और इसमें क्या हुआ था कि राशि में वृद्धि, आमदनी में वृद्धि, और इसको लाभ किसको मिला? इसको लाभ मिला था जमींदार को मिला। और फिर 1793 में क्या हुआ, एक कानून लाया गया था। कौन सा? सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून क्या था? सूर्यास्त कानून ये था कि भाई अब मानो कि जो किसान है उसने क्या किया कि अपनी जो रकम है वो चुकता नहीं कर पाया, तो उसको एक मोहलत दी जाती थी कि भाई सूर्यास्त तक अगर कोई रकम नहीं कर पाता है तो उसकी जो ज़मीन होती थी वो ब्रिटिश क्या कर लेती थी, हड़प लेती थी, सूर्यास्त कह जाती है। यानी कि सूर्यास्त से पहले आपको चुकता करने अगर नहीं कर पाए तो हम आपकी ज़मीन को हड़प लेंगे। इसका नाम क्या था? सूर्यास्त कानून था। और अगर कार्नवालिस का अगर देखा जाए तो कार्नवालिस पर प्रभाव था ना, वो फ्रांसीसी और तंत्रवादियों का अधिक प्रभाव था कार्नवालिस पर, ठीक है। और 1793 में कार्नवालिस ने दयानी और न्याय व्यवस्था वापस ले आया था ये, ठीक है। 1717 में और दीवानी जो न्याय व्यवस्था था, देखो अगर दीवानी न्याय व्यवस्था, ठीक है, दीवानी न्यायालय सबसे ऊपर था, दीवानी न्यायालय से ऊपर, नीचे क्या था? इसके नीचे थी किंग काउंसिल होती थी, जो कहाँ थी? जो लंदन में थी, ठीक है। सबसे ऊपर दीवानी, इसके नीचे किंग इन काउंसिल थी, और इसके नीचे थे सदर दीवानी सदर दीवानी होती थी, ठीक है। इसके नीचे सदर दीवानी थी, जो अदालत थी जो कोलकाता में थी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और फिर इसके नीचे थे 4 प्रांत थे। प्रांत कौन कौन से थे? 4 प्रांत की अदालत थी। कोई कौन सी? कोलकाता में थी, दूसरी ढाका में थी, ठीक है, और तीसरी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद हो गया, और चौथी थी पटना, बिहार, ठीक है, यहाँ थी। और इसके नीचे था एक जिला, इसके जो नीचे था वो कौन सा था? यहाँ पे लिखता हूँ जिला, ठीक है। इसके नीचे थे जिला न्यायालय, इसके नीचे था जिला न्यायालय, ठीक है। फिर इसके नीचे आता एक रजिस्टर अदालत आती है, जो चीज़ की रजिस्टर होती है। फिर आता है लास्ट में मुस्फिक की अदालत, मुसीफ की अदालत, ठीक है। जो फौजदारी थे उसमें क्या था? सबसे नीचे क्या था? जिला, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सर्किट कोर्ट होता था, उसके सदर निजाम होता था, उसके बाद आती थी फौजदारी। ये सीन था, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आता है, कौन आता है? दूसरा वायसराय आता है, वो आता है हेस्टिंग्स, ठीक है, हेस्टिंग्स। और ये लेता है 1813 से लेकर के लगभग 23 तक बना रहता है। इसके टाइम में 2 युद्ध होते हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा था? आंग्ल नेपाल, पहला कौन सा होता है? आंग्ल नेपाल, ठीक है। ये होता है 1814 से 16 के बीच। और ब्रिटिश के साथ कौन सी होती है? सुगोली की संधि की जाती है यहाँ पे, ठीक है। इसमें ब्रिटिश को कुमायूं और गढ़वाल हिमालय का जो क्षेत्र है वो उस ब्रिटिश को प्राप्त होता है। फिर होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। पीछे द्वितीय हुआ था, तो अब कौन सा होता है? तृतीय आंग्ल
तृतीयांगल मराठा युद्ध कब होता है? 1817 से लेकर के 18 के बीच होता है। ठीक है, इसमें क्या था कि जो पेशवा थे, भोसले हो गए और होलकर, ये सब क्या थे? ब्रिटिश से परेशान थे। ठीक है, तो युद्ध का कारण ये था कि ब्रिटिश से परेशान थे और तृतीयांगल ये मराठा युद्ध हुआ था। 1817 से लेकर 18 के एक साल का था। और बाजीराव फर्स्ट थे। कौन? बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, बाजीराव फर्स्ट और जो गायकवाड़ के बीच में क्या हुआ था? मध्यस्थता के क्रम में क्या पेशवा के जो दंड मध्य इनके ब्रिटिश और गायकवाड़ के बीच में क्या मध्यस्थ में पेशवा को दंडित और अपमानित किया गया। तो होलकर और भोसले ने क्या किया? जो अपना भूभाग था गंवाना पड़ा था। तो भोसले और होलकर इनको भूभाग गंवाना पड़ा था। बाजीराव पेशवा और गायकवाड़ को इनके मध्यस्थता करने के क्रम में क्या हो कि पेशवाओं को दंडित किया और अपमानित किया गया था। और होलकर और भोसले को अपना भूभाग गंवाना पड़ा था। और पेशवा को क्या किया गया था? पेशवा को 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर क्या कहाँ भेज दिया? क्या बिट्ठुल भेज दिया। भाई तुम बोला भाई तुम बिट्ठुल जाओ, वहाँ जाके रेस्ट करो, आराम करो। और ब्रिटिश क्या करने लगे? इसका फ़ायदा उठाया पीछे से और उनको वहाँ भेज दिया। गायकवाड़ को जो भोसले इनका जो क्षेत्र था उनको ले लिया और इनके बीच में मध्यस्थता करा करके उनको अपमानित कर दिया गया। और पेशवा को क्या किया दिया? पेशवा को भेज दिया गया और ब्रिटिश के लिए रास्ता साफ हो गया था। ठीक है, इसके बाद में आता है लॉर्ड एम्स्टन। ठीक है, कौन होता है? लॉर्ड